नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो आज तस्वीर क्लियर हो गई है। शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ा सवाल था कि मोदी 3.0 में कौन कौन चेहरे होंगे, कौन कौन नाम होंगे, आज उसकी तस्वीर, वो चेहरे, वो नाम सामने आ गए हैं। बिल्कुल। मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बैठक की और इस बैठक में जो तस्वीर आई उसने उस सस्पेंस को हटा दिया। बिल्कुल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ऐसे बड़े नाम जो थे वो भी दिखाई दिए और साथ ही साथ एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेता भी वहां पर दिखाई दिए, यानी वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। ललन सिंह को देखा जा सकता था, जितिन प्रसाद वहां पर मौजूद थे, जयंत चौधरी, चिराग पासवान समेत कई ऐसे लोग हैं जिनको वहां देखा गया। और ऐसे में जाहिर तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सस्पेंस विभागों को लेकर के अभी भी बरकरार है। ऐसे में किसको कौन सा विभाग मिलता है, कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, वो अब सवाल होगा। लेकिन शाम 6 बजे जो है तमाम मंत्रिमंडल के जो भी चेहरे हैं वो शपथ लेंगे और उसकी तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल, जो नए चेहरे शामिल हुए हैं वो आपको एक बार फिर बता दें। शिवराज सिंह चौहान आपके टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया था उनको, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी गई है। दूसरे एक्स चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर। उनको भी हटाया गया था, वहां से इस्तीफा उनसे लिया गया था। उसके बाद अब जब कैबिनेट का ये गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें मनोहर लाल खट्टर को भी जगह मिली है। और जो नए चेहरे हैं उसमें वो भी आपको साफ तौर से स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। कई पुराने चेहरे, अनुराग ठाकुर इसमें शामिल नहीं हैं। संजीव बालियान क्योंकि चुनाव हार गए थे, बहुत सारे मंत्री जो थे उसमें ऐसे हैं जो जगह खाली हो गई थी, उसके बावजूद नए चेहरों को मौका मिला है। जयंत चौधरी थोड़े दिन पहले इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, ठीक चुनावों से पहले एनडीए का हिस्सा बनते हैं और आज मंत्रिमंडल का हिस्सा जयंत चौधरी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, पहले योगी कैबिनेट में जगह मिली थी, अब उनको मोदी मंत्रिमंडल में भी यहां पर जगह मिल गई है। तो नए और पुराने चेहरों को लेकर मंत्रिमंडल का एक स्वरूप सामने आया है। सस्पेंस जो है खत्म हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है कि भारत की सरकार किन चेहरों, किन नाम, किन सांसदों के हाथ में अब ये बागडोर होगी भारत सरकार चलाने की। ये तस्वीर आपने आप में बिल्कुल एक नया रोड मैप तैयार करने के लिए पूरी तरीके से मंत्रिमंडल जो है वो अब तैयार दिख रहा है। लेकिन अभी वही सस्पेंस है कि अब किसको क्या विभाग मिलता है। लेकिन चेहरे क्लियर हैं, जैसा आपने कहा रवि कि पुरानों जो नेता है, पुराने नेता यानी पुराने जो नाम है जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके साथ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की है इस सरकार में, ये अपने आप में एक नया प्रयोग है और जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि ये जो प्रयोग है वो किस तरीके से आगे रोड मैप तैयार करेगा। क्योंकि 100 दिनों के भीतर ये मांगा भी गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब बैठक ली तो कहा कि 100 दिनों के लिए आप एक रोड मैप तैयार करिए कि किस तरीके से आप काम करेंगे और क्या क्या वो काम होंगे जिसको लेकर के जनता के बीच में फिर जाया जाएगा। यूपी में कौन 8 चेहरे कुल शामिल किए गए हैं। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। एसपी सिंह बघेल ये भी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, दोबारा इन पे विश्वास जताया है। यूपी से बीएल वर्मा और पंकज चौधरी भी मंत्री बनेंगे, ये कंफर्म हो गया है। जयंत चौधरी के बारे में आपको बता ही चुके हैं। इससे पहले आरएलडी का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ था, लेकिन ठीक चुनावों से पहले आरएलडी गठबंधन तोड़ती है और एनडीए में शामिल हो जाती है और आज जयंत चौधरी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा यूपी से बीएल शर्मा और पंकज चौधरी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। कुल 8 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है यूपी से। हालांकि यूपी में बीजेपी का, एनडीए का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा था, बावजूद इसके 8 चेहरों को जगह मिली है। बिहार को खासा तवज्जो दिया गया है, वहां पर जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सबको मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिला है। बहरहाल ये कह सकते हैं पुराने नए चेहरों और जातीय समीकरण इसमें साधा गया है। किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो भी खास ध्यान रखा गया है। हरियाणा में क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर को वहां पे जगह मिली है, राव इंद्रजीत वहां से हैं, कृष्णपाल गुर्जर वहां से हैं। तो यह भी ध्यान रखा गया है कि अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इन राज्यों को सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पे हम आपको बता रहे हैं यूपी में किन किन चेहरों को मौका मिला है। आपके सामने 8
कुल चेहरे 8 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से जगह मिली है। बिल्कुल, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हम बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान से भी कई चेहरों को जो है मौका मिला है। जो पिछले सरकार में मंत्री थे उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है। वहीं अगर हम टीडीपी की बात करें तो टीडीपी को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि पूरी कोशिश की है बीजेपी ने कि जो अपने अलायंस है उनको कहीं से भी छोड़ा ना जाए और अपने साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए, ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं और मानस श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। तस्वीर क्लियर हो चुकी है, सस्पेंस खत्म हो गया, अब इंतजार है पोर्टफोलियो का, क्योंकि अभी एक लेटर में देख रहा था मेरे सहयोगी ने भेजी है जिसमें यह बताया गया कि कौन एमओएस होगा और कौन कैबिनेट में होगा। क्या ये बता दिया गया सभी को जो आज चाय वाली मीटिंग में शामिल हुए थे कि आप एमओएस होंगे और कैबिनेट होंगे? सबको ये कंफर्म कर दिया गया है? बिल्कुल। जो राजीव गाबा जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जिनकी तरफ से बाकायदा राष्ट्रपति भवन को चिट्ठी जा रही है, उसमें जो मजमून है उसमें बाकायदा रिकमेंडेशन लेटर जो जा रहा है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एमओएस मिनिस्टर कौन है और कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। तो लगभग जो नाम दिए गए हैं उसमें यह स्पष्टता है कि बतौर कैबिनेट मंत्री कौन शपथ ले रहे हैं और एमओएस कौन शपथ ले रहे हैं। पोर्टफोलियो पर अब भी लोगों की नज़रें टिकी है, हालांकि कुछ अभी भी चौंकाने वाले निर्णय मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल में जो प्रारूप सामने आया है रवि, उसको लेकर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। मसलन जो चुनावी राज्य है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो महारत हासिल है जिसको जातीय गणित बिठाने में और जो राजनीतिक गणित में भी माहिर है, इस बार वो समीकरण बहुत ज़्यादा उस तरीके का संतुलित नहीं दिख रहा है रवि, जिस तरीके की उम्मीद और गुंजाइश की जा रही थी। मसलन बिहार से ही देखिए कि बिहार से जो 4 मंत्री बनाए गए हैं उसमें गिरिराज सिंह जो सवर्ण जाति से भूमिहार जाति से आते हैं, यादव जो उजियारपुर सीट से नित्यानंद राय हैं, और एक ब्राह्मण और एक निषाद जो हाल के दिनों मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा थे। और पूरे बिहार में अगर 9 सीट अगर लाई है पप्पू यादव को मिलाकर 10 सीट, तो कहीं ना कहीं उस जातीय गोलबंदी का बड़ा असर रहा है। कोई भी जो सवर्णों में राजपूत का खेमा है उससे एक भी सांसद 2 सांसद जीते हुए थे, वो नहीं बनाया गया है। तो जो बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और जो वहाँ के जातीय गणित हैं उसको देखकर बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित और वहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक जो दिल्ली में मौजूद हैं नेताओं के घर पे, वो कम से कम इसे पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरी अहम बात रवि कि न केवल ये बिहार का, मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए। अनुप्रिया पटेल इकलौती अपनी सीट से मिर्जापुर चुनाव जीतने में भले ही कामयाब हो गई हो, लेकिन आसपास का जो लव और कुश का समीकरण था, जो कुर्मी और कुशवाहा मौर्य का, वो तमाम जो वोट बैंक थे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में शिफ्ट हुए हैं। और इस बार के समीकरण में उस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही है। जो बड़े पुराने चेहरे थे, और इसे कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की जो पुरानी टीम रही है पॉलिटिकल तौर पर, जिसमें जितिन प्रसाद आप देख लीजिए, जिसमें BL वर्मा जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको देख लीजिए, पंकज चौधरी को देख लीजिए, SP सिंह बघेल को देख लीजिए, तो अनुप्रिया पटेल हैं, तो वो तमाम नाम और चेहरे वही हैं। आप देखिए कि पंजाब से रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाया जाना, चुनाव हारने के बावजूद भी लोग इसे कई तरह से जोड़ कर देख रहे हैं। पंजाब में भी फिलहाल हाल में कोई चुनाव दिख नहीं रहा है, ऐसे में लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो अभी हालांकि इसका लिटमस टेस्ट जब अगले 6 महीने और 5 राज्य के विधानसभा, 4 राज्य के कम से कम इसी साल जब खत्म हो जाएंगे और उसमें चुनावी नतीजे आएंगे तब यह स्पष्ट होगा रवि। लेकिन जो गणित बिठाया गया और जिसके लिए ये जाने जाते रहे हैं अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा टीम, कम से कम उसमें तो उस तरीके का संतुलन नहीं दिख रहा है। इसीलिए जेडीयू के कोटे से सिर्फ 12 सांसद जीती और उसी 12 सांसद वाली बीजेपी से बिहार में 4। तो ऋषिकेश मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन जहन में एक सवाल आया है। हम उत्तर प्रदेश और संजीव त्रिवेदी का रुख करें उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि आपने कहा कि देखिए बिहार में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार का खासा ख्याल रखा जाएगा। मंत्रिमंडल में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन कौन सा विभाग और पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर सवाल और संशय बरकरार है। क्या चूंकि चुनाव अब बिहार में होंगे तो इसको भी नजर रखते हुए बड़े जो पद हैं, कहे जाए पोर्टफोलियो हैं, वो मिल सकते हैं बिहार को?
देखिए पल्लवी, हमारी राजनीतिक समझ तो नहीं कहती है कि बड़ा पोर्टफोलियो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जाएगा। पोर्टफोलियो से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जनता दल यूनाइटेड और बिहार के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पॉलिटिकल स्टंट बड़ा है, क्योंकि उसी पॉलिटिकल स्टंट के जरिए अब जो एनडीए है वो मजबूत वापसी कर सकती है, ऐसा लोगों को लगता है। इसीलिए शायद नीतीश कुमार जो 12 सांसद वाली इतने दबाव की राजनीति वो कर रहे थे, लगातार अग्निवीर को स्थापित करने की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का त्याग किया नीतीश कुमार ने, अगर वो पार्टी सिर्फ 2 सीट पर ही फिलहाल मान जाए तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आगे भविष्य और है, और वो कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि देखिए इसी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर टीडीपी 2019 में अलग हुई थी, चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे मोदी सरकार से कि उन्हें कुछ नहीं मिला बंटवारे के बाद, और कमोबेश यही आने वाले वक्त में एक बड़ा चुनावी एजेंडा हो सकता है, जो कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में बार बार ये कह रहे थे। तो लग नहीं रहा कि पोर्टफोलियो पर कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके का खींचतान है या कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जनता दल यूनाइटेड को मिल रहा है जिसमें रेल शामिल है। लग नहीं रहा है कि वो पोर्टफोलियो जेडीयू के कोटे में जाएगा फिलहाल। कैबिनेट मंत्री बनना तय है और उसमें बहुत सारे विभाग हैं, जैसे स्टील और जो अन्य चीज़ें। बिल्कुल, अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, धीरे धीरे करके परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। संजीव त्रिवेदी, आपका रुख करना चाहूँगी। अनुराग ठाकुर, अगर हिमाचल से चारों के चारों सीट जीतती है भाजपा, अनुराग ठाकुर जीत दर्ज करते हैं, पिछली सरकार में मंत्री रहते हैं, परफॉर्मेंस भी बेटर होता है, लेकिन इस बार उनका चेहरा मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं? क्या आने वाले समय में क्या कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है या फिर कुछ और है? देखिए, बड़ा पद तो उनके पास था, वो 2 मंत्रालयों के मंत्री थे, खास तौर पर हाई विजिबिलिटी आईएनबी मिनिस्ट्री उनके पास थी, और वो एक तरह से सरकार का चेहरा थे। युवा मामलों के भी मंत्री थे, खेल के भी मंत्री थे, तो बड़े हाई प्रोफाइल पोजीशन में अनुराग ठाकुर थे। लेकिन इस बार जो उन्हें ड्रॉप किया गया है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसी राज्य से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, और अगर वो मंत्रिमंडल में आ रहे हैं तो केवल 4 सीट वाले राज्य से क्या 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, और ऐसा लगता है कि इसके अगेंस्ट तय किया गया है नेतृत्व के द्वारा। दूसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि हिमाचल चुनाव जब हुए थे तो हिमाचल चुनाव में विधानसभा की सारी सीटें हमीरपुर में कांग्रेस के खाते में चली गई थी। वहाँ परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं हो पाया था अनुराग ठाकुर के क्षेत्र में, और भले ही उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया, लेकिन बाकी वहाँ जो सरकार बनी थी तो उसका ठीकरा भी बड़े नेताओं पर फूटा था। वो सब चीज़ें भी अपने आप में काउंट करती हैं, और इस कारण से आज हम अनुराग ठाकुर को एक नोटेबल हम कह सकते हैं कि जिसे ड्रॉपिंग कहा जा रहा है इस बार के मंत्रिमंडल में। इस बार नए चेहरों में 21 नए चेहरे हैं, 21 न्यू फेसेस हैं, और ये जो 21 नए चेहरे हैं इसमें वो तमाम मंत्रालय खपाए जाएंगे जो कि खाली हो रहे हैं, जो कि अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नामों को ड्रॉप किए जाने के बाद खाली हुए हैं। एक और ख़ास बात आपसे हम साझा करना चाहते हैं कि ये जानकारी आ रही थी कि कांग्रेस शामिल नहीं होगी जो होने जा रहा है शपथ ग्रहण स्वेरिंग इन सेरेमनी में, तो ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ जाएंगे, और कांग्रेस नेतृत्व की बात हुई है तमाम दूसरे दलों से जो कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, और ये तय किया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष को। हालांकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत भी रखते हैं राज्यसभा में, और साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और वो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन अलायंस के, तो इस कारण से भले ही दूसरे दलों के नेता न पहुँचे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे साझा करनी है वो ये है कि जहाँ तक शिंदे गुट का सवाल है शिवसेना की, तो वहाँ ऐसा लगता है कुछ तनाव की स्थिति है। वहाँ पर एक मंत्रिमंडल में व्यक्ति को जगह दी जानी थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पार्टी के द्वारा ये तय नहीं किया जा सका कि सुनील तटकरे हों या फिर प्रफुल्ल पटेल हो। सिर्फ एक सीट जीत करके पहुँचे हैं एनसीपी की तरफ से, एनसीपी शिवसेना की तरफ से, माफ़ करें एनसीपी अजित पवार की तरफ से, और ऐसे में तय होना था कि एनसीपी अजित पवार की तरफ से कौन मंत्रिमंडल में आएगा,
और इस बार दोनों में से किसी को भी जगह नहीं दी जा रही है, यानी कि एनसीपी अजीत पवार को जगह ही नहीं दी जा रही है। हालांकि ये बात अपने आप में कहनी पड़ेगी कि तय हो गया था कि एक बर्थ दिया जाना है मंत्रिमंडल में, लेकिन ये आपस का जो तनाव था, कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल भी चाहते थे और सुनील तटकरे भी चाहते थे और ये पार्टी तय नहीं कर पाई किसे दे, और इस कारण से अब से कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने सूचना दी है कि इस बार एनसीपी अजीत पवार की तरफ से मंत्रिमंडल में कोई नहीं रहने जा रहा है। ठीक है। तो हमारे साथ मानस भी बने हुए। मानस, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। यूपी से 8 लोगों को जगह मिली है, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और साथ में कमलेश पासवान। लेकिन कैबिनेट में किसको जगह मिल रही है, एमओएस में किसको जगह मिल रही है, क्या आपको लग रहा है? राजनाथ सिंह कैबिनेट में होंगे ये तो पता है, अनुप्रिया पटेल भी शायद लग रहा है मुझे उसमें होंगी। क्या संभावना, क्या अंदर से खबरें, कौन एमओएस कौन कैबिनेट में? देखिए, ये माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद को भी जरूर कैबिनेट में लिया जाएगा। राजनाथ सिंह का तो नाम बिल्कुल तय है कि उनको कैबिनेट में ही लिया जाना है। अनुप्रिया पटेल का भी नाम लगभग तय है, लेकिन इसमें एक नाम और बढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि अब 8 की जगह 9 हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश से कीर्तिवर्धन सिंह, उनका नाम अभी भी सामने आया। ऐसी खबर मिली है कि कीर्तिवर्धन सिंह भी शपथ लेंगे। उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये तो भविष्य का सवाल है, लेकिन इस बात को लेकर के कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में कि जो राजपूत समाज के लोग हैं उनकी भागीदारी बहुत कम है और राजपूतों की नाराजगी देखी जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान देखा भी गया कि किसी का भी सिक्का चला नहीं, चाहे वो अभय सिंह हो, ठाकुर नेता, या धनंजय सिंह, जिनको बिल्कुल ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना लिया और समर्थन उन्होंने दे दिया था एक तरीके से जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को। लेकिन चाहे वो ब्रजेश सिंह हो जो बड़े ठाकुर नेता माने जाते हैं पूर्वांचल से, तो इन तमाम ठाकुर नेताओं का इस बार जादू चला नहीं। अगर बात करें तो ब्रजभूषण सिंह जरूर अपने बेटे को जितवाने में कामयाब हो गए, लेकिन कीर्तिवर्धन सिंह भी एक नाम है। तो अभी अभी ये खबर मिली है और ये माना जा रहा है कि अब थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है कि अगर दलित 2 हैं, अगर कुर्मी बिरादरी से 2 हैं, तो कम से कम जो राजपूत बिरादरी है उससे भी 2 हो जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये नाम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब पिछली सरकार थी तब 64 उत्तर प्रदेश से सांसद चुन के दिए थे, तो उसमें 14 मंत्री बनाए गए थे। अब जब सांसद ही आपके पास 34 हैं तो कितना भागीदारी दी जाएगी, कितनी हिस्सेदारी दी जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर से जब 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार जाएं, लखनऊ से कौशल किशोर हार जाएं और चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे अगर चुनाव हार जाएं, अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाएं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कीर्तिवर्धन सिंह का नाम बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो खबर मिल रही है वो यही है कि कीर्तिवर्धन सिंह यानी एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की गई, क्योंकि देखिए इसमें जो आंकड़ा है मेरे सामने, अगर दलित और कुर्मी है, कुर्मी पिछड़ी जाति में आते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखिए कि लोध बिरादरी का भी एक है इसमें, यानी उसको भी अगर हम ओबीसी में ही मान लें तो ये ओबीसी की संख्या 3 और दलित 2 हो जाते हैं। तो सवर्णों के नाम पे आपके पास सिर्फ 2 बचते हैं, एक राजपूत और एक ब्राह्मण, यानी एक राजनाथ सिंह और एक जितिन प्रसाद। तो ऐसे में राजपूत बिरादरी से एक नाम और जोड़ा गया है और मुझे लग रहा है कि एक तरीके से जाति संतुलन साधने की कोशिश की गई। अब इसमें से किसको कैबिनेट मिलता है, देखिए कुछ नाम तो तय हैं जिस पे संशय नहीं है। राजनाथ सिंह के नाम पर किसी को संशय नहीं है कि उनको कैबिनेट नहीं मिलेगा, जितिन प्रसाद के नाम पर संशय नहीं है कि उनको कैबिनेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी जो नाम हैं उसमें किसी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी तमाम चौंकाने वाली खबरें हम देखते रहे हैं एनडीए की, मतलब बीजेपी की सरकार में, चूँकि अब तो एनडीए का मामला है तो ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार, अब तो एनडीए की सरकार ही कहा जाएगा। तो पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मुझे लगता है कि वहीं तक पहुंच गई कि पहले 64 में 14 थे और अब 34 में 8 है, तो उसको बुरा आंकड़ा नहीं माना जाएगा। रवि, ठीक है, साफ तौर से, क्योंकि अब
चीजें जो हैं धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, क्या जातीय समीकरण साधे गए हैं, यूपी को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बिहार में कितना रिप्रेजेंटेशन जबरदस्ती छीन लिया है। शुरुआत में जैसे लग रहा था रवि की बहुत खींचातानी होगी, ये पहली बार एलाइज में है और इस तरीके से मंत्रिमंडल का जब विस्तार लेकिन होगा, महिलाओं की बात मैं करूंगा, महिलाओं की, क्योंकि आप भी महिला हैं। और संजीव, मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं, महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं को लेकर हमने देखा था कि चुनावों को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल में जब जगह देखते हैं तो महिलाओं को कुछ ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। दो चेहरे जो प्रमुख नजर आ रहे हैं उनमें निर्मला सीतारमण और अनुप्रिया पटेल, और एक दो चेहरे मुझे और नजर आए, उनके बारे में भी बताएं। अन्नपूर्णा देवी एक दिखाई पड़ रही थी। यहाँ नए नाम के तौर पर अन्नपूर्णा देवी हैं। ये झारखंड के कोडरमा से जीत कर आई हैं, पहले आरजेडी में हुआ करती थी और अब वो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी दफ़ा चुनकर आई हैं। उन्हें मंत्री बनने का मौका दिया गया है और जाहिर है कि पहला मौका है तो एमओएस ही उनको मिलेगा। जो सबसे बड़ा मंत्रालय है जो कि मिलने जा रहा है किसी महिला नेत्री को, तो वो वित्त मंत्रालय ही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ जो मंत्रालय है उसमें कंटिन्यूटी है, ख़ास तौर पर जिसमें रक्षा का नाम लिया जा रहा है, जिसमें वित्त का नाम लिया जा रहा है और जिसमें नाम लिया जा रहा है सड़क परिवहन का। गृह मंत्रालय में कंटिन्यूटी है या नहीं, इस पर अभी तक स्पष्टता नहीं हो पाई है, लेकिन रक्षा और वित्त और विदेश, इन तीनों मंत्रालयों के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें निरंतरता ही बनी रहेगी। महिला मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री फिर से बनेंगी, इस बात की संभावना है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल पिछले 2 बार से मंत्री हैं और इस बार भी वो दावेदार हैं। हालांकि उनकी एक ही सीट है, तो क्या उन्हें कैबिनेट तो देने की गुंजाइश ज़रा कम नज़र आती है। इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। अन्नपूर्णा देवी को तो एमओसी मिलेगा। अभी देखिए, ये हम तय कर रहे हैं मंत्रिमंडल की बात, लेकिन जहाँ तक टिकटों का सवाल है उसमें भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा टिकट दी गई हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में ख़ास तौर पर एक भी महिला को नहीं दिया गया टिकट, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा महिलाओं को नहीं टिकट दी गई। तो इस कारण से टिकट उन्हें वोट नहीं मिला हो ऐसा नहीं है। विनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और विनेबिलिटी में अगर वो महिला है तो महिला को, अगर वो पुरुष है तो पुरुष को दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश विनेबिलिटी और किसी भी दल में उसको ये प्राथमिकता मिलती है। ऐसा लग रहा है कि महिला और युवा का जो एक बनाने की कोशिश की गई है कॉम्बिनेशन, उसमें युवाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा रहेगी, महिलाओं की जैसा कि आपने बताया ज़रा कम ही दिखाई पड़ रही है। जी ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पे हो जाता है कि महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिला है। ऋषिकेश, आपके पास कोई आखिरी अपडेट? कम समय हमारे पास, जल्दी से बताएं। नहीं, देखिए रवि, आखिरी अपडेट अब ये है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, टीडीपी की भूमिका क्या होगी और ये सरकार कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि बिहार एक सबसे बड़ा नज़र है वहाँ पे पॉलिटिकल तौर पर। अब से थोड़ी देर पहले पप्पू यादव मिले थे, उन्होंने कहा कि पहले ही दबाव में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सरकार है, प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। तो जो 4 या 5 राज्यों के इस साल जो चुनाव होने वाले हैं, पहला लिटमस टेस्ट ये सरकार का इसी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में है, जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, दिल्ली है और झारखंड है। और ठीक अगले साल पहला बिहार इसका लिटमस टेस्ट होगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, जहाँ पे 2 बीजेपी शासित राज्य हैं और बाकी एक आम आदमी पार्टी का गढ़ है दिल्ली। झारखंड में विपक्ष की सरकार है। तो ये देखना होगा कि जो नया मंत्रिमंडल और जिस तरीके का काम हो रहा है, किस तरीके से संसद चलेगा, वहाँ पे विपक्ष की क्या भूमिका होगी, कैसे आगे बढ़ते हैं ये भ्रष्टाचार को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही थी बीते 2 कार्यकाल में, वो कैसे आगे बढ़ता है। तो अब कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के स्वरूप से कहीं ज़्यादा उस पर नजरें हैं और राजनीति वो सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट हो जा रहा है, जिसको लेकर जो पहला लिटमस टेस्ट होना, विधानसभा चुनाव होना है। अब सरकार की नीतियाँ कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। रवि, ठीक है, शुक्रिया ऋषिकेश। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।